में प्रोटेस्ट चल रहा है ये हम सारे लोग जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि किस तरीके से प्योरली एपॉलिटिकल प्रोटेस्ट अभी तक हो रहा है। किसी भी तरीके का कोई भी राजनीतिक पार्टी को वहाँ पे स्टूडेंट्स ने मंच नहीं दिया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज जो चीज हमने जंतर मंतर पर होता हुआ देखा हिंदुत्व के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, वैसी चीज ना करके स्टूडेंट्स पूरी तरीके से प्योरली अपना हक मांग रहे हैं और वो भी जो इस देश में सबसे ज्यादा किया गया जिससे हमें आजादी मिली, सत्याग्रह के तरीके से। आज क्या होता है कि आज आईसा वाले बिन बुलाए मेहमान की तरह वहां पहुंचते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो आज यानी कि 7 तारीख को एक रैली निकालेंगे जो कि स्टेडियम से लेके विधानसभा तक जाएगी। स्टूडेंट्स ने जो पूरी तरीके से एपॉलिटिकल हैं उन्होंने पहले ही कह दिया है कि उनकी रैली 10 तारीख को होनी थी। लेकिन फिर भी वामपंथनों की भीड़ जो कि पेड भीड़ है पूरी तरीके से वो पहुंचती है रांची। पहले कि मैं आपको कोई भी वीडियो स्पेसिफिकली दिखाऊं बाकी जो मेरे पीछे चल रहा है उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी वामपंथ की जो एक बची-खुची सरकार केरला में थी, वो भी चली गई है और अभी एज एज़ दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी वामपंथी सरकार पूरे देश में नहीं है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे उसे स्टेज से उतारा गया। तो सबसे पहले ये वाला वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। भगाया जा रहा है, देखिए ट्रेन से फोटो खींच रहे थे, इसको भगाया जा रहा है। मंच से देखिए भगा रहा है, मंच से भगाया जा रहा है। तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर आपको, किस तरह मंच से भगाया जा रहा है। तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर आपको, किस तरह से मंच से उतारा जा रहा है। और ये तमाम जो परिवार है वाले हैं वो चिंतित है और वहीं परिवार वालों का कहना है कि मंच से बाहर निकल जाइए। इसको मंच में बहुत टाइम दिया गया, बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, सभी लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है। यहाँ पर आपको ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। आईसा की नेहा बोरा पर रांची जेपीएससी प्रोटेस्ट में पहुंच चुकी है। इन छात्रों ने उनका जोरदार विरोध किया है और स्टेज से नीचे उतरने के लिए भगाया जा रहा है और अंततः उन्हें स्टेज से धक्के मारकर भगा दिया गया है। जय हिंद, जय भारत। जो आईसा की दिल्ली से आई है उन्हें यहाँ पर छात्रों का भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि छात्रों ने साफ कह दिया कि कोई भी देश विरोधी, धर्म विरोधी, जात विरोधी, भारत विरोधी नारा हमारे स्टेज। चूंकि वामपंथियों की सरकार अब पूरे देश में कहीं पर नहीं है, तो वो सारे का सारा जो अपना पावर, जो बचा-खुचा पावर है, जो उन ब्रेन वॉश्ड वामपंथी स्टूडेंट्स के थ्रू जो है वो स्ट्रीट पे लाना चाहते हैं क्योंकि इनका शुरुआत से मानना रहा है कि सरकारें जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं बल्कि बंदूक के नोक से बदली जानी चाहिए। और यही कारण था कि वामपंथियों का एक ऑफशूट जो मिलिशिया था, जो नक्सल्स थे, उनको खत्म करना ज़रूरी था। अब जो ये बचे-कुचे लोग वामपंथी विचारधारा वाले रह गए हैं देश में, वो अब इस तरीके की जो है हर बार किसी न किसी तरीके से अराजकता पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब आप जब इन्हें सुनोगे, तो आपको लगेगा कि कितने इंटेलेक्चुअल हैं ये, इनसे ज़्यादा पढ़ा-लिखा तो कोई है ही नहीं। फिर आप इनके पारिवारिक परिदृश्य को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करोगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये तो परिवार के पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं हैं। ना ही ये देश के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, ना ही ये प्यार-मोहब्बत और प्रेम-प्यार से कोई भी काम करवाने को मानते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वॉयलेंस में मानते हैं और इनका मानना ये भी है कि अगर इनको अपनी कोई बात मनवानी हो, तो उसके लिए अगर ये सड़कों पर उतरेंगे, अराजकता करेंगे, तो उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जिसका एक लेटेस्ट उदाहरण मैं कहूँगा कि हमने जंतर-मंतर पर देखा। वामपंथियों का इतिहास हमेशा से ऐसा ही रहा है। वो याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने देश में किस तरीके से हर बार अराजकता फैलाने की कोशिश की है। और एक जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल जो मुझे याद है, दैट वाज़ इंडो चाइना वॉर के समय ये चाइनीज़ सोल्जर्स के लिए इंडिया में खून इकट्ठा कर रहे थे। तो जहाँ तक इनकी देशभक्ति का सवाल है, उस पे सवाल उठाने वाली ये बात नहीं है, बहुत बड़ा काला धब्बा भी है। अब इन्हीं वामपंथी विचारधाराओं से निकलता है ये आइसा, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, एसएफआई, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और इसी तरीके से 1-2 और नल्लों का ग्रुप है जो बहुत सारे कैंपसेस में इंडिया में मौजूद है। ये अपने आप को देश बचाने वाला पुरोधा तब मानना शुरू करते हैं जब राइट विंग की सरकार इस देश में ऐसे काम कर रही होती है ताकि किसी को भी हथियार उठाने की ज़रूरत ना पड़े और जिसने हथियार उठाई है, उसके लिए तो ख़ैर मोदी जी की गोली है ही। मैं आपको अब आइसा के कुछ पुरानी 10 चीज़ें बताना चाहूँगा जिससे आपको याद आ जाएगा कि ये आखिर हैं कौन और इनका विरोध ज़रूरी क्यों है। 2016 में जो आपने जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वाली बात याद अगर आपको होगी, तो उसमें अफज़ल गुरु का सपोर्ट के लिए जो है ये आइसा वाले ही ज़िम्मेदार। एनटीसीएए और एनआरसी के प्रोटेस्ट में भी सबसे आगे यही स्टूडेंट यूनियन ग्रुप्स थे जिन्होंने अराजकता फैलाने की कोशिश की। शाहीन बाग जैसे जगहों पर जो है इन्होंने बिरयानी बाँटकर और उन्हें जो है हिंसात्मक रूप लेने के लिए जो है मजबूर किया जिसके बाद दिल्ली राइट्स होते हैं 2020 में। जेएनयू कैंपस के वॉयलेंस जो हैं वो आए दिन आपको सुनाई देते हैं। उसके अलावा इन्हीं लोगों के लिंक से दिल्ली राइट्स में लोगों के नाम आए जिसमें फिर अ, शरजील इमाम और वो एक और जो नल्ला था जो
कन्हैया कुमार के साथ खड़ा था। ये सारे जितने गद्दारों के ग्रुप हैं, जितने लोगों के नाम सुनते ही आपके मन में आता है कि अरे ये तो देश के गद्दार हैं, वो सारे के सारे इसी आईएसआई वाले स्टूडेंट ग्रुप से हैं। उसके बाद आपको कश्मीर रिलेटेड इश्यू पे इनका हमेशा से यही स्टैंड रहा है कि इंडिया ने कश्मीर को हथिया रखा है और इंडिया का कश्मीर पर कोई भी हक नहीं बनता है। इसके अलावा प्रो पैलेस्टाइन ये हैं, शुरुआत से ही पैलेस्टाइन में गलत हो रहा है और हमें उन मजलूमों का साथ देना चाहिए वाली जो ग्रुप है, वो ऐसा ही है। इसी तरीके से अग्निवीर स्कीम आने पर इन्होंने सबसे ज़्यादा विरोध किया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने पर इन्होंने सबसे ज़्यादा विरोध किया और 2026 में भी कई मर्तबा आपको न्यूज़ में ये सुनने को आया कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और इस देश के ब्राह्मण्स को जो है हर तरीके से कैंपस के अंदर से गाली देना इन लोगों ने शुरू किया। सो ये उनका पुराना लहज़ा रहा है जिसके थ्रू ये देश की हार्मनी को ख़राब करके लोगों को आपस में लड़वा कर और कुछ लोगों को बेसिकली टारगेट करके बार-बार ये दिखाने की कोशिश करना कि ये लोग जो हैं बेसिकली पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित, वंचित लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन वो सच्चाई है नहीं। वो सच्चाई क्यों नहीं है अगर ये मैं आपको बताऊँ तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि नक्सल्स का प्रॉब्लम इन्हीं लोगों के द्वारा वैचारिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करके नक्सल्स का ग्रुप बनाया गया था, जिन्हें एक ही काम दिया गया था कि किसी भी तरीके के ट्राइबल डेवलपमेंट को रोकना, किसी भी तरीके से ट्राइबल एजुकेशन को रोकना, ताकि हमेशा वहाँ पर प्रॉब्लम्स बनी रहे और उन लोगों को ये बताया जा सके कि देखो, ये सरकार जो है, ये जो पढ़े-लिखे लोग हैं, ये जो पूँजीपति और पैसे वाले लोग हैं, जो अपनी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, वो सिर्फ़ अपना पैसा नहीं कमा रहे, वो मार रहे हैं आपका हक और यही कारण है कि आप सबसे पीछे चल रहे हैं और इसी इमोशन का इस्तेमाल करके नक्सल्स वाली प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया गया, रिक्रूटमेंट्स किए गए, हमारे जवान्स को मारा गया, अशांति क्रिएट की गई। तो ये इनका बेसिक सा इतिहास रहा है। इसीलिए जब जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और एक जेन्युइन ग्रीवेंस को लेकर इन्होंने जब उस प्रोटेस्ट को हाइजैक किया, प्रोटेस्ट पर बैठे और अनशन का वो किया, तो सच्चाई ये थी कि इनको पूछने वाला कोई नहीं था, लेकिन फुटेज इनको हर जगह चाहिए। जैसे ये लोग झारखंड पहुँचे। अब उस फुटेज के चक्कर में होता क्या है कि ये ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो मेबी इनके विचारधारा के ना हों, लेकिन वो इनके साथ मिलकर अराजकता क्रिएट कर सकें ताकि वो सरकार के लिए प्रॉब्लम बने, आम जनता के लिए प्रॉब्लम बने और जब आम जनता के लिए कोई प्रॉब्लम बनता है, तो वो गुस्सा सरकार पर फूटता है। कारण है कि वामपंथियों की जब भी मैं भीड़ देखता हूँ या इनको बोलते हुए देखता हूँ, तो मेरे दिमाग में बस और बस एक ही बात आती है। भोसड़ी वालों, मादर चोदो। विषयांतर ना होते हुए आपको और हमें ये समझना पड़ेगा कि इस तरीके के लोग जिनके पास अभी किसी भी तरीके का कोई भी काम नहीं है, जो कहीं पर भी कोई भी सरकार में नहीं, वो आपके करंट गवर्नमेंट के खिलाफ इस तरीके की बात क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ही, जिससे अराजकता फैले, रोड पर लोग आए और उससे जो है लोगों का नुकसान हो, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो, देश का नुकसान हो, जिसका गुस्सा फिर आम लोगों के अंदर हो और वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के ऊपर जाए। अभी उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस तक ये लगातार होता रहेगा। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बाद कुछ शांति आएगी, लेकिन उसके दोबारा बाद ये शुरू होंगे 2029 के लिए और वापस से माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ यही कारण है और इसीलिए मैं खिलाफ। 4 नल्ले मिलकर ये कहें कि हम देश बदल देंगे, देश के लोगों को सुनना ही पड़ेगा, तो मेरा ऐसे लोगों से सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि मादरचोदों, इस देश में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी एक संविधान से चलता है। संविधान में कुछ रूल्स लिखे हैं जिसके हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये लगा है कि तुम ऐसे रूल्स को धता बताते हुए अराजकता क्रिएट करके इस देश में रेजिम चेंज ऑपरेशन को हवा दोगे, तो इस गलतफहमी से तुम्हारे जैसे लोगों को निकल जाना चाहिए। बाहर में बैठा कोई भी भड़वा, कोई भी अमेरिकन ये सोचेगा कि वहां पर पैसे देकर इस देश को अराजकता में धकेल दिया जाएगा, जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका में किया गया या बाकी दुनिया के बहुत सारे देशों में ऐसा किया गया है। उन्हें लगता है कि इंडिया में ऐसा करना पॉसिबल है, तो इसका एक बहुत आसान सा उदाहरण जो है, जो प्रधानमंत्री की रीच थी इंस्टाग्राम पे, उससे लगा लेना चाहिए। अगर इतने सारे लोग प्रधानमंत्री की एक रील देख सकते हैं, तो उनके आह्वान पे कितने सारे लोग उतरकर इस देश के सड़कों पर ऐसे कॉकरोचों के खिलाफ आ सकते हैं, इसका अंदाजा लगा लेना चाहिए। मेरा इन वामपंथियों और इस तरीके से अराजकता फैलाने वाले लोगों से बस और बस एक ही गुहार है कि आपको समझना पड़ेगा कि देश से ऊपर कुछ भी नहीं है और अगर आप देश को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे बस और बस ये दिखाने के लिए कि आप सरकार गिरा सकते हैं, तो इस गलतफहमी से भी आप जैसे लोगों को बाहर आ जाना। ना ही इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया की मदद से यहाँ पर अरब स्प्रिंग जैसा कोई रिवॉल्यूशन आएगा, ना ही इस तरीके से कोई रिजीम चेंज ऑपरेशन होगा। आपको सरकार से दिक्कत है, आपको सरकार की पॉलिसीज से दिक्कत है, तो उसको आप अगले इलेक्शन में देखिए। अगर सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, तो उसको आप अगले इलेक्शन में ही देखेंगे। आप रोड पे उतर के लोगों की प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, टैक्स पेयर्स की प्रॉपर्टी को बर्बाद नहीं कर सकते। झारखंड का प्रोटेस्ट जो बहुत अच्छे तरीके से चला आ रहा है, उसे बर्बाद करने के लिए जब ये वामपंथी उतरते हैं, तो गुस्सा आना लाजमी है। देश पहले है, देश के लोग उससे भी
पहले हैं, और ये दोनों अगर एकजुट होकर ऐसे लोगों के खिलाफ उतर आएंगे तो ऐसे अराजकतावादी को लेने के देने पड़ जाएंगे और इनका कोई भी बाहर बैठा बाप किसी भी तरीके से एफसीआरए के किसी भी पैसे से इनको बचा नहीं पाए। तो देश को सर्वोपरि रखिए, लॉ एंड ऑर्डर को जो है देश को सर्वोपरि रखिए, लॉ एंड ऑर्डर को रिस्पेक्ट कीजिए और जो तरीका डेमोक्रेटिकली अलाउड है उसका इस्तेमाल कीजिए। देश भी आगे जाएगा, आप भी आगे जाओगे, हो सकता है आपको किसी पूंजीपति के यहाँ नौकरी भी मिल जाएगी और बाकी लोगों से कंपटीशन में, यानी कि देशों से कंपटीशन में हम आगे भी रहेंगे। देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसमें किसी भी तरीके का अरंगा लगाने वालों की जगह नहीं है। इस बात को हमें जितनी जल्दी समझ लेना चाहिए उतनी जल्दी हमारा देश का सबका फायदा होगा। जय हिंद। और जहां तक झारखंड के बच्चों की बात है तो पूरा देश उनके साथ खड़ा है। उनके प्रॉब्लम्स का जल्द ही सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे कोई इस्तीफा दे ना दे, लेकिन उनके सॉल्यूशंस जो है उन्हें मिलने चाहिए ताकि उनका जो है जो भी वो सपने देख रहे हैं वो साकार हो, वो आगे बढ़े जिंदगी में। जय हिंद।